इसमें सर्विस सेक्टर इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 दिख रहा होगा। इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 सर्विस सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन आंसर जो गाइड में है उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन में है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, जिसमें कि सोशल इकोनॉमी वो होती है कि व्हेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अंडर गवर्नमेंट। ये कीवर्ड है, इसको ज़रूर याद करिए कि अंडर गवर्नमेंट है या उसको या फिर पब्लिक सेक्टर। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि अंडर गवर्नमेंट है या पब्लिक सेक्टर। तो व्हेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, रेगुलेशंस एंड सुपरविजन, इट इज़ कॉल्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो जो भी फैक्टर्स है, कोई भी चीज़ है, प्रोडक्शन है, अगर उनका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है, उसको रेगुलेट कर रही है, गवर्नमेंट ही रेगुलेट कर रही है, सुपरवाइज भी कर रही है, तो इट इज़ कॉल्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी। और इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है इज़ सोशल वेलफेयर और जस्टिस, ठीक है, और उसका न्याय करना, ठीक है। सोशल मतलब लोगों की भलाई करना। और इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय गवर्नमेंट, और जितने भी डिसीजंस हैं वो कौन लेता है? गवर्नमेंट ही लेती है। ओके, नाउ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, व्हेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, ऑपरेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इट इज़ नोन एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और जब किसी भी प्रोडक्शन का जो मालिकाना हक होता है या फिर उसको जो चलाता है और जो कंट्रोल करता है प्राइवेट सेक्टर करता है, ठीक है, हमने चैप्टर में पढ़ा था प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, अपने प्रॉफिट के लिए, तो उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। और ये इट रेफर्स टू प्राइवेटाइजेशन एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन इन फ्यू हैंड्स। इसका जो प्राइवेटाइजेशन होता है कि जो बहुत कम लोगों के हाथ में होता है। गवर्नमेंट का तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का तो पूरी गवर्नमेंट के हाथ में होता है, बट इनका प्राइवेट सेक्टर होने की वजह से बहुत कम के हाथ में इनका कंट्रोल होता है। नाउ एक मिक्स इकोनॉमी, जब दोनों की दोनों इकोनॉमी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट एट द सेम टाइम इन एन इकोनॉमी, इट इज़ कॉल्ड मिक्स इकोनॉमी। जैसे कि मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि जैसे गवर्नमेंट भी आजकल ठेके दे देती है, टेंडर्स दे देती है प्राइवेट सेक्टर को कि रेलवेज़ का आप देखभाल करो, तो वो क्या मिक्स करके इन्होंने किया है, ठीक है। इट इज़ अ पाथ बिटवीन सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। आप इसको काट सकते हो, लेकिन इस लाइन को आप डिडक्ट कर दो, इट इज़ अ पाथ इन बिटवीन सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये एक MCQ बन के आ सकता है कि आप कि व्हाट इज़ द पाथ बिटवीन सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। आपका आंसर होगा मिक्स्ड इकोनॉमी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन। अच्छा, कितनी तरह की इकोनॉमी होती हैं, ठीक है, जो वर्किंग है अपने? ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, 2 तरह की होती हैं। ऑर्गेनाइज में जैसे कि नाम ही बता रहा है कि सब कुछ ऑर्गेनाइज मैनर में हो रहा है, टाइम से आ रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं, उनकी कोई यूनिफॉर्म होगी ऑब्वियसली, तो कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। तो इसका है कि व्हेन वर्कर्स आर वर्किंग अंडर सम प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, इट इज़ organized sector economy. Okay, workers in such sector are protected and safe. ये क्या protected होते हैं, safe होते हैं? जैसे उनका PF वगैरह कटता होगा, अलाउंस मिलते होंगे, अलाउंस मिलते होंगे, DA वगैरह सब कुछ मिलता होगा। ओके, तो ये प्रोटेक्टेड हैं एंड सेफ हैं। सैलरी people in government and semi government bodies are come under it and they get handsome salaries and allowances, और उनको बहुत अच्छी सी सैलरी मिलती है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज जैसे क्लास में भी बताया था कि वो जो जिनमें कोई रूल्स नहीं होते हैं, रेगुलेशंस नहीं होती हैं, दे ऑल कम इन द unorganized sector economy. When workers don't work under prefixed rules and regulations as per their whims मतलब उनके जो desires हैं, wishes हैं, as per whims and will of employer, it is called unorganized sector.
इकॉनमी, दे डू नॉट गेट अलाउंसेस। जहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर अलाउंसेस गेट कर रहे थे, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी गेट कर रहे थे, बेनिफिट्स गेट कर रहे थे, पेंशन, दे वर गेटिंग पेंशन, हॉलीडेज एज पर रूल, बट हियर इन unorganized sector economy, the workers not getting benefits, pensions, holidays as per rules, etc. देखो, मार्जिनल फार्मर, डोमेस्टिक वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, जैसे रेडियो वाले नहीं होते हैं, ये किसी ने चाउमीन बेच दिया, किसी ने सब्जी बेच दी, वो सब कुछ कैजुअल लेबर्स, ये सब किस में आते हैं? अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 करिए जो अभी हमने पढ़ा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है बेटा? मोस्टली गवर्नमेंट एंड सर्विंग गवर्नमेंट बॉडीज, जबकि अनऑर्गेनाइज कौन होते हैं? फार्मर्स, स्ट्रीट वेंडर, कैजुअल लेबर्स एक्सेट्रा केम अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और वहीं पे वर्कर्स ऑफ इनके क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वेयर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होते हैं? विदाउट एनी, वर्कर्स वर्क विदाउट एनी स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन। और थर्ड नंबर पे ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स गेट फिक्स सैलरीज, अलाउंसेस एंड हॉलीडे रूल्स, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है? देयर आर नो रेगुलर सैलरीज, अलाउंसेस एंड हॉलीडेज। ओके, यहाँ पे क्या होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में पेंशन, सोशल सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स आर गिवन टू वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज में नो पेंशन एंड अदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आर गिवन टू वर्कर्स। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है? वर्कर्स आर मोस्टली परमानेंट होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेरी और कैजुअल होते हैं। आप कैजुअल वर्ड को काट दीजिए, आप टेम्परेरी, वर्कर्स आर मोस्टली टेम्परेरी। ऑर्गेनाइज में क्या होता है? सेक्टर में प्रोटेक्टेड एंड सेफ होते हैं, एंड अनऑर्गेनाइज में वर्कर्स आर अनसेफ एंड अनप्रोटेक्टेड। ऑर्गेनाइज में दिस सेक्टर इज वेल मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज पुअरली मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ नोट ऑन वर्किंग कंडीशन ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है उनकी वर्किंग कंडीशन हमें बतानी है। तो वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर नॉट गुड, इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। दे गेट लेस हॉलीडेज, उनको बहुत कम हॉलीडेज मिलते हैं, लेस अलाउंसेस, ठीक है, जो बेनिफिट्स होते हैं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलते हैं कि ट्रेन का अलाउंस मिल गया, ठीक है, पेट्रोल का मिल गया, ये इनको नहीं मिलता है, ठीक है। मोर वर्किंग आवर्स, इनका टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है। मोस्टली पुअर वर्किंग कंडीशन, बहुत पुअर होते हैं लोग। नो पेंशन, पेंशन तो होती ही नहीं है, एंड अदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, और भी कोई इनको नहीं मिलती, जैसे बीमा वगैरह हो गया, तो जो भी है इनको नहीं मिलता है। दे आर एक्सप्लॉयटेड बाय एम्प्लॉयर्स, जो मज़दूर लोग हैं उनको एम्प्लॉयर्स जो होते हैं, जो इनके मालिक होते हैं, वो एक्सप्लॉयट करते हैं, ठीक है। दे रिमेन इन वर्क टिल द विल ऑफ एम्प्लॉयर, जब तक चाहेंगे एम्प्लॉयर्स जो उनको नौकरी पे रखते हैं तब तक वो बेचारे काम कर सकते हैं। दे आर नॉट परमानेंट बट टेम्प्रेरी, कैजुअल, ठीक है, वो परमानेंट नहीं होते, टेम्प्रेरी होते हैं, ठीक है। या फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 15 दिन का है, जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है तब तक वो वर्क करेंगे, फिर बाद में अब फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट छूट जाता है, उनका काम छूट जाता है। मोस्टली दे गेट लेस सैलरीज एंड मोर वर्किंग आवर्स, और उनको क्या लेस सैलरीज, कम सैलरीज मिलती हैं, एंड वर्किंग आवर्स उनके बहुत ज़्यादा होते हैं। द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वर्क एज डिसाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू इंक्रीज देयर ओन प्रॉफिट एज द कॉस्ट ऑफ वर्कर। अब ये कि ना वो एम्प्लॉयर्स की विल जब तक होती, इच्छा होती, तब तक वो वर्क कर सकते हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन भी। आप इसको एक लाइन में भी, एक सिंपल लाइन में भी सम अप कर सकते हैं, इसको आप काट सकते हैं, ठीक है। आप इसकी जगह एक सिंपल सी सेंटेंस लिख सकते हैं, दे रिमेन इन वर्क टिल द विल ऑफ एम्प्लॉयर, दे रिमेन in work till the
will of employer. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए. डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब. कितने तरह की होती है? प्राइवेट सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी या फिर सर्विस सेक्टर. तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होते हैं? फार्मर्स होते हैं. ठीक है. दिस सेक्टर इन विच जॉब और इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डायरेक्टली लिंक विद द नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, सच एज लैंड, वाटर एक्सेट्रा इज प्राइमरी सेक्टर. ठीक है. ऐसे सेक्टर जो कि डायरेक्टली लिंक होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से. ओके, लैंड, वाटर एक्सेट्रा, और उनको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर. इनमें क्या होता है? नेचर से जुड़े हुए फिशिंग होगी, नेचर से जुड़ी हुई फॉरेस्ट्री होगी, नेचर से जुड़ा फार्मिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री मतलब कि रियरिंग, ब्रीडिंग, ये सब जितने भी काम हो गए वो एनिमल हस्बेंड्री में हो गए. एंड हंटिंग. ठीक है. ये सब कुछ नेचर से connected है. Now secondary sector, the sector in which mostly output of primary sector is used as input for further production is called secondary sector. ये है कि प्राइमरी सेक्टर से जो भी जैसे प्राइमरी सेक्टर का हो गया इनपुट. इसमें मान लो कि हम शुगर केन, प्राइमरी सेक्टर में हम क्या शुगर केन उगाते हैं. ठीक है. तो शुगर केन से हमें शुगर प्रोड्यूस करनी है. तो जो शुगर प्रोड्यूस होगी वो सेकेंडरी सेक्टर करेगा. बिकॉज यहाँ पे क्या हो गई, इनको मानिए ये फैक्ट्रीज़ हैं, ये इंडस्ट्रीज़ हैं. इट इंक्लूड्स लाइक शुगर, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, जो कुछ भी होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में होता है. नाउ टर्शरी सेक्टर जो सबसे बड़ा होता है, the sector which produce and supplies services to help both primary and secondary sector is known as service sector. इसमें क्या होती है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा. जैसे क्लास में मैंने समझाया था कि जिनसे भी हम सर्विस लेते हैं, वेदर इट इज़ डॉक्टर, हम बीमार हो गए डॉक्टर के पास जाना है, हमारा नल ख़राब हो गया प्लम्बर के पास जाना है. ठीक है. कुछ खाना मंगाना है, जोमेटो, स्विगी वगैरह से मंगाना, तो दे आर स्कूल में आना है तो हमें टीचर की पढ़ना है तो हमें स्कूल में आना है, उनमें हमें टीचर की नीड है. तो जिनसे भी हम सर्विस ले रहे हैं ये सब कुछ आ गया सर्विस सेक्टर में. फिर उससे अगला क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन जीडीपी. पहले तो आप जीडीपी समझिए, जीडीपी क्या होता है. ये क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 या 2, आई थिंक 1 में ही आ चुका है कि जीडीपी क्या होता है. जस्ट रिवाइजिंग, नॉट पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जस्ट एक शॉर्ट में बता रही हूँ. जीडीपी की फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है. इसका मतलब ये क्या है? एक तरह का बेटा मेजरिंग है, मेजरिंग यूनिट है कि हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ है. ठीक है. तो ग्रोथ कितनी हुई है, ये सब कुछ हमें जीडीपी बताता है. जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है, लेकिन प्रोडक्शन डिमांड पे पूरा निर्भर करता है. ठीक है. तो जितनी ज़्यादा डिमांड है ऑब्वियसली उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन है. तो ये जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, उतना ही हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. जीडीपी समझने के बाद आप देखिए, सर्विस सेक्टर हैज़ द बिगेस्ट शेयर इन जीडीपी ऑफ इंडिया, जो कि 2021-22 में सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूटेड 53.89% इन जीडीपी ऑफ इंडिया. इट ग्रू एट और बढ़ गया 8.4 ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021-22. It is significant in the sense that less number of people in service sector are contributing more GDP in India. हालांकि बहुत कम है सर्विस सेक्टर के जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना कंट्रीब्यूशन है कि वो देश की जीडीपी को संभाल रहे हैं. ठीक है. इंक्रीज़ कर रहे हैं और स्टिल और भी ज़्यादा वो और कंट्रीब्यूट करते आ रहे हैं. अभी तक तो हमारे पास तो डेटा बेटा 2021-22 तक का ही है, तो आगे का और भी आता जाएगा.
जैसे जैसे आगे के ईयर्स आते जाएंगे ये और कंट्रीब्यूट करते जाएंगे।